दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको एक टाइम मशीन दे दिया जाए और आप उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके 2010 में पहुंच जाते, तो आपको पता है सबसे पहले आप क्या नोटिस करोगे? आप नोटिस करोगे कि आपके पॉकेट में जो 500 रुपए के नोट है वो कहीं ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू 2025 के, क्योंकि आप 2010 में 500 रुपये नोट से 10 लीटर पेट्रोल खरीद पाएंगे और अगर आप 2025 में 500 रुपये नोट से सिर्फ 5 लीटर ही पेट्रोल खरीद पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2010 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 45 रुपये थी और 2025 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपये है। अगर आप 2010 में 10 ग्राम सोना खरीदते तो आपको 18,500 रुपये देने पड़ तकरीबन, लेकिन अगर आप 2025 में 10 ग्राम सोना खरीदेंगे तो आपको 1,30,000 रुपये देने पड़। आप सोचिए कि अगर आप 2010 से लेके 2025 तक सिर्फ करेंसी होल्ड करते तो अभी आप कितने ज्यादा गरीब होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या, डॉलर की कीमतें बढ़ने से इस हमारे जीवन पर क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि इंडिया अपनी जरूरत का 80% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो तेल की कीमत भी बढ़ेगी और अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो ट्रक के भाड़े बढ़ेंगे और ट्रक के भाड़े बढ़ने से आपके जरूरत की चीजें जो जैसे दूध और सब्जी है उसकी कीमतें भी बढ़ेंगी, क्योंकि अगर कोई ट्रक दिल्ली से लेके मुंबई सब्जी या दूध लेके जा रही है और उसके भाड़े बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक सब्जी और दूध की कीमतें भी बढ़ेंगी। तो सवाल यह है कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी इंडिया की करेंसी इतनी तेजी से क्यों गिर रही है? आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? आइए इसके पीछे की वजह को एक एक करके समझते हैं। इंडिया अपनी जरूरत का 60% एडिबल आयल बाहर से इंपोर्ट करता है और दवाइयों के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसमें से ज्यादा तक हिस्से बाहर से ही इंपोर्ट करके आते हैं। और मोबाइल फोन भले ही मेड इन इंडिया, लेकिन उसमें जो प्रोसेसर, स्क्रीन और बैटरी होते हैं उसे भी डॉलर में ही खरीदा जाता है, मतलब उसे भी इंपोर्ट ही किया जाता है। अगर डॉलर की कीमतें 45 से 90 रुपये होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइसेस बढ़ेगी और कंपनी इसका भार अपने सर पर नहीं लेगी, वो इसे पास ऑन करेगी आप पर। यही रीजन है कि भले ही आप अपने हाथ में डॉलर ना पकड़ते हो लेकिन फिर भी आप डॉलर में पे कर रहे होते। ये डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से आपकी दवाई की कीमत बढ़ रही है, जिसका हिसाब आप चुका रहे हैं, या फिर हमारी करेंसी जिसका हिसाब चुका रही है। क्रिकेट में एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, अक्सर ये थ्योरी टीवी पर आपने सुना होगा कि अगर करेंसी को सस्ता कर दिया जाए तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। हालांकि ये थ्योरी सच है क्योंकि चाइना ने इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके वर्ल्ड पे राज किया है, लेकिन इंडिया के केस में ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया को अगर कोई भी फिनिश्ड गुड एक्सपोर्ट करना होता है तो उसे सबसे पहले रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होता है। अगर इंडिया को कार एक्सपोर्ट करना है उसे सबसे पहले स्टील और एनर्जी की जरूरत होगी और वो उसे मिलता है इंपोर्टेड कोल और ऑयल से। अगर इंडिया को डायमंड एक्सपोर्ट करना है तो उसे सबसे पहले रॉक डायमंड खरीदना होगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि भले ही करेंसी का वैल्यू कम कर दिया जाए और हमारा एक्सपोर्ट सस्ता भी हो गया, लेकिन इंपोर्ट महंगा हो गया, जिस वजह से इनपुट प्राइस बढ़ने की वजह से हमें उतना ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ जितना मिलना चाहिए था। यही वजह है कि पिछले 15 साल में करेंसी का वैल्यू इतना नीचे जाने के बावजूद हमारा एक्सपोर्ट रॉकेट की तरह नहीं उड़ पाया है। हम आज भी वहीं के वहीं। दुनिया भर के इन्वेस्टर अपना पैसा वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिले। अमेरिका क्या करता? अमेरिका जब अपने बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इंडिया में जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट किया होता है वो सोचता है कि यहाँ इतना ज्यादा रिस्क क्यों ले, इसीलिए वो यहाँ से पैसा निकालकर उसे डॉलर में कन्वर्ट करके भागना शुरू करता है, जिससे होता क्या है कि इंडियन मार्केट में डॉलर की कमी हो जाती है, जिस वजह से आरबीआई अपने फॉरेक्स स्टॉक से डॉलर निकाल के मार्केट में डालती है। ये वही काम हो गया कि कोई फैमिलीज अपने घर के खर्चे चलाने के लिए अपना एफडी तुलवा लेती है। तो यही रीजंस होते हैं कि हमारे डॉलर की कीमतें घटती। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पे आरबीआई क्यों कुछ नहीं करती, क्यों वो बैंक का इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाती? तो यहाँ आता है गवर्नमेंट प्रेशर। एक्चुअली किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है डेवलपमेंट दिखाना, क्योंकि उसे इलेक्शन जीतना होता है और डेवलपमेंट दिखाने के लिए जीडीपी का ग्रोथ दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए आप टीवी पे सुनते होंगे कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है 7 से 8% के जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ। लेकिन असल में आप क्या देखते हैं कि लोगों की जेब में पैसे नहीं है,
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप महंगाई को हटा दिया जाए तो 2010 में एक इंसान के जेब में जितना पैसा बचता था उतना ही पैसा 2025 में भी उस इंसान के जेब में बचता है। अगर इंडिया वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला कंट्री है, अगर उसका जीडीपी 7 से 8% के रेट से बढ़ रहा है तो लोगों की जेब में पैसे बढ़ने चाहिए थे। लेकिन जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन लोगों का वेतन अभी भी कांस्टेंट है। रिसर्च बताती है कि इंडिया में 1% जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने से सिर्फ 0.3 to 0.4% का ही जॉब क्रिएट होता है। 2023 में 23 मिलियन लोगों ने नरेगा में जॉब करने के लिए डिमांड की। अगर इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है और जीडीपी भी 7 से 8% के रेट से बढ़ रहा है तो फिर लोग नरेगा जैसे जॉब्स के लिए क्यों डिमांड कर रहे हैं? आखिर जीडीपी जो बढ़ रही है उसका फायदा किसे मिल रहा है? एक्चुअली इसका फायदा सिर्फ 10% लोगों को ही मिल रहा है, जो कि इंडिया के टॉप 10% रिचेस्ट पीपुल्स है उसको ही मिल रहा है। वो हो गए फाइनेंशियल सेक्टर्स वाले बड़े बिजनेसमैन, रियल एस्टेट इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट के बड़े प्लेयर। ये लोग लग्जरियस होम खरीद रहे होते हैं, ब्रांडेड वॉच पहन रहे होते हैं, इंपोर्टेड कार खरीदते हैं, और दूसरी तरफ गरीब लोग नरेगा जैसे जॉब्स के लिए लाइन में लगे रहते हैं। और मिडिल क्लास फैमिलीज जिसे बेसिक चीजें जैसे खाने की चीजें, एजुकेशन और रहने के लिए अच्छी घर तक नसीब नहीं होते, जिसका रिजल्ट ये होता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। और टीवी पे ये न्यूज सुनने को मिलता है कि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इनइक्वालिटी के बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल ये आता होगा कि अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे इससे लोगों को नुकसान होगा, उसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से ज्यादा ब्याज चुकाने पड़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये हमारे जिंदगी और हमारे इकोनॉमी पर किस तरह से इम्पैक्ट डालता है। अगर लोन सस्ता होता है तो हम सबकी आदत होती कि कुछ भी सामान खरीदना हो ईएमआई पर ले लिया, मोबाइल फोन खरीदना हो, कार खरीदना हो, या फिर किसी वेकेशन पर जाना हो उसके लिए भी ईएमआई पर ले लिया जाता है। और होम लोन तो मिलता ही है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे जीडीपी का 40% हाउस होल्ड डेप्ट के रूप में है और एवरेज इंडियन पर 4.8 लाख रुपए का कर्ज है। आधे से ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली को अपनी सैलरी का 40% हिस्सा ईएमआई के रूप में चुकाना पड़ता है, जिसका नतीजा ये होता है कि अगर कोई फैमिली हेल्थ क्राइसिस होती है या फिर जॉब चली जाती है तो उसके बैंक अकाउंट के बैलेंस जीरो होते हैं और उसकी फैमिली पूरी तरह से बिखर जाती है इकोनॉमिकल। दूसरा रीजन क्या है कि अगर लोन सस्ता रहता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा घूमता है, और अगर ज्यादा पैसा घूमने की वजह से डिमांड ज्यादा होती है, और डिमांड जब बढ़ती है तो चीजें की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ती है, जैसे खाने की चीजें, सब्जी, दूध, पेट्रोल या फिर स्कूल्स की फीस। और ऑफिशियली बोला जाता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और लोगों को लगता है कि पिछले साल से थोड़ा ज्यादा महंगाई है, उसे ऑफिशियल डाटा से कोई लेना देना नहीं। सरकार के लिए आसान क्या है? शॉर्ट टर्म में लोगों को खुश रखना, इलेक्शन जीतना और टीवी पर विकास दिखाना। इसीलिए वो स्वीट पॉइजन का इस्तेमाल करती है। लो इंटरेस्ट रेट प्लस हाई जीडीपी रेट, जो कि शुरू में अच्छा लगता है लेकिन बाद में एक डेट ट्रैप बन जाता है। आरबीआई का काम होता है करेंसी को बैलेंस करना, करेंसी को स्ट्रॉन्ग रखना, इसीलिए वो कड़वी दवाई देना चाहता है, जो कि शुरू में दर्द होता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी सेहत बनती है। यहीं से स्टार्ट होता है आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इसका असर न दिल्ली पे होता है न मुंबई पे होता है, इसका असर होता है हमारी जिंदगी पर, हम पर और हमारे करेंसी पर। तो दोस्तों, अंत में बात सिर्फ इतनी है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाएगी जिस वजह से वो इलेक्शन जीत सके, और आरबीआई वही फैसला लेगी जो उसे गवर्नमेंट प्रेशर करके दिलवाएगी, क्योंकि वो फैसले मजबूरी में ही अक्सर लेती है। और न्यूज चैनल वाले वही दिखाएंगे जो उसे दिखाना है, और आप उसे ही वोट देंगे जिसके आप फैन हैं। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस देश को बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को अवेयर करना होगा। सबसे पहले आप न्यूज चैनल्स की डाटा पे भरोसा मत कीजिए, अपनी डाटा देखिए, रियलिटी देखिए और फिर कंक्लूजन निकालिए कि आखिर रियलिटी क्या है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो या सीखने को मिला हो, तो इस चैनल को लाइक और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।